बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट टर्न पे हमारा जो डिस्कशन हो गया था, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 तक हो चुका था। यहाँ तक हो गया आई थिंक, सबको याद है? क्वेश्चन नंबर 11 से शायद हमने करना है, 11 हो चुका था। किसी को याद है? हाँ, ये भी हो चुका है। अच्छा फादर एंड थ्री डॉटर्स ये हो चुका है। अच्छा मतलब ये सेव नहीं हो पाया है। ये क्वेश्चन नंबर 12 भी हो गया है। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हुआ। ये ये क्वेश्चन है फिर। ये क्वेश्चन फादर और वाइफ मदर 2 सन 3 डॉटर। वाइफ, अच्छा ये कोई और सवाल था, किसी ने शायद डिस्कशन किया होगा। हाँ, लास्ट क्लास उन्होंने सवाल किया था ना वो। अच्छा अच्छा, हम्म। हाँ ये वाला डिस्कशन, तो ये वाला डिस्कशन हमारे पास नहीं हुआ है। वाइफ मदर 2 सन और 3 डॉटर्स, राइट। जी। एक सवाल कर लेते हैं, किसी का कोई पर्सनल सवाल होगा तो फिर उसको ले लेंगे। तो इसको सॉल्यूशन करने के लिए सबसे पहला स्टेप ये रहेगा सॉल्यूशन के अंदर। स्टेप 1 कि जितने भी इनहेरिटर्स हैं उनको लिख लिया जाए। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। तो जो आपके पास इनहेरिटर्स हैं और उनके शेयर्स कितने हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है, वाइफ की कौन सी कैटेगरी होगी उसको नोट करना है, फिर मदर की कैटेगरी नोट करना है, और फिर 2 सन्स हैं और 3 डॉटर्स हैं। तो वाइफ जो है हमेशा ZF में आती है, ज़बुल फरूज के अंदर आती है, और माँ भी हमेशा ZF के अंदर आती है। तो औलाद की मौजूदगी में वाइफ का कितना होगा और औलाद की मौजूदगी में माँ का कितना होगा, दोनों ही PDF हमारे पास मौजूद हैं। तो उर्दू वाले में भी देखा जा सकता है और उसमें भी देखा जा सकता है। तो यहाँ पे बीवी के बारे में देखना है। तो यहाँ पे लिखा है कि बीवी जो है वो ज़बुल फरूज है यानी ZF है, उसका हिस्सा 1/4 होगा अगर औलाद मौजूद ना हो। अगर औलाद मौजूद ना हो, लेकिन अगर औलाद मौजूद है, अब औलाद में से चाहे वो एक हो या ज़्यादा हो, चाहे बेटा की शक्ल में हो, बेटी या पोता परपोती पड़पोता की शक्ल में हो, तो बीवी का कितना हो गया, 1/8 हो गया। माँ का हिस्सा कितना होगा औलाद की मौजूदगी में, तो नीचे माँ के हिस्से पर चलते हैं। माँ का हिस्सा, अगर औलाद मौजूद हो, चाहे वो मर्दों में से हो या औरतों में से हो, एक हो या ज्यादा हो, तो माँ का हिस्सा 1/6 होता है। 2 रूल बन गए। तीसरा ये था कि औलाद में जो हमारे पास मौजूद है वो मौजूद है बेटा और बेटी। तो बेटा और बेटी अगर मौजूद हैं औलाद में, तो वो कौन सी कैटेगरी में आएंगे, तो हमें सन एंड डॉटर के बारे में देखना है। तो यहाँ पे शेयर ऑफ डॉटर में हम चले जाएंगे। ये पोती का हिस्सा हो गया, बेटी का हिस्सा शायद ऊपर होगा, ये आ गया बेटी का हिस्सा। तो अगर बेटी अकेली होती है तो उसको आधा मिलता है। 2 या 2 से ज्यादा बेटियां हैं तो 2/3 में बराबर के शरीक होते हैं। और
असबा बिगारी ही कहलाएंगे, जिसको हम इंग्लिश में उधर में एबीजी लिख रहे हैं। जब बेटा बेटी के साथ हो या बहुत सारे बेटियों के साथ हो, तो 2 हिस्से हर बेटे को मिलेंगे, 1 हिस्सा इसको मिलेगा। लेकिन ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि सबसे पहले जो तकसीम किया जाएगा वो उनमें किया जाएगा जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। तो ये तो दोनों की जो कैटेगरी है, ये असबा बी गैरी ही आएगी, इनको मिलेगा ज़रूर। अगर बेटी अकेली होती तो ज़ुबुल फरूज है, लेकिन बेटे के साथ होती है तो वो सेकेंडरी हायर्स के अंदर चली जाती है, ये इसको मिलेगा बचा हुआ अमाउंट। तो वाइफ का अमाउंट, आप वाइफ का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है वो नोट कर दीजिए। 1/8 हो गई औलाद की मौजूदगी में, माँ का 1/6 हो गया। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हो गया। अब स्टेप 2 की तरफ आ जाइए। स्टेप 2 की तरफ आ जाइए। टोटल शेयर ऑफ जेड, टोटल शेयर ऑफ जेड, यानी जविल फरूज के कुल हिस्से कितने हैं। तो एक तो उसके अंदर माँ है, वाइफ है और मदर है। तो वाइफ का डब्ल्यू हो गया, मदर का एम लिख लिया। वाइफ की जगह 1/8 वैल्यू लिख दी और मदर की जगह ये 1/6 लिख दिया। जब कभी भी 8 आएगा तो याद ये रखना है कि एलसीएम 24 ही जर्नली बनता है। तो ये 24 आ गया, और 8 दिया 24, और 6 चौक 24, ये आ गया कितना, 7/24 आ गया। तो स्टेप नंबर 3 में हम निकालेंगे कि बेटा और बेटी के लिए जो बचा है वो कितना होगा। तो स्टेप नंबर 3 पर आ जाइए। स्टेप नंबर 3 पर आ जाइए। स्टेप नंबर 3 का मतलब है शेयर ऑफ असबा बी गैरी ही। तो असबा बी गैरी ही के अंदर बेटा भी है और बेटी भी है। तो पहले स्टेप में शेयर लेफ्ट फॉर बचा है, किसके लिए बचा है, 2 बेटों के लिए और 3 डॉटर के लिए। तो 2 सन एंड 3D ऐसे आप लिख दीजिए। और ये वैल्यू जो हम निकाल रहे हैं वो आर निकाल रहे हैं, बचे हुआ। तो इसका मतलब होता है टोटल जो प्रॉपर्टी थी जिसको हमने होल का, उनमें से माइनस कर दीजिए टोटल शेयर ऑफ जेड को, जिसके हिस्से जविल फरूज के तौर पे कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। टोटल तरके में से आप 7/24 को माइनस कर दीजिए, नीचे 24 आ जाएगा। ये 24 - 7 बराबर आ जाएगा 17/24। तो 17/24 के मालिक 2 बेटे और 3 बेटियां होंगी। अब यहाँ पर स्टेप नंबर बी में आ जाइए और यहाँ पे लिखिए रेशियो एमंग 2 सन एंड 3D, इनके बीच में रेशियो कितना है। तो आप जो है यहाँ पे एस कॉलन एस 2 बार एस लिख लीजिए और 3 बार आप यहाँ पे डी लिख दीजिए। तो ये जो आपके पास वैल्यू बनती है ये हो गई हर बेटे के 2 हिस्से और हर बेटी का 1 हिस्सा। यानी रेशियो का मतलब हो गया अरबिक लैंग्वेज के अकॉर्डिंग जो है उसके क्या नाम है, जो हम उर्दू लैंग्वेज में बोलेंगे निस्बत की हो गया कि बेटा और बेटी की निस्बत क्या है। तो बेटा बेटी की निस्बत आपके सामने आ गई। तीसरे स्टेप में यानी सब स्टेप है, उसमें हम लिखेंगे कि निस्बतों का जोड़ कितना होगा। तो निस्बतों के जोड़ को बोलेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 2s एंड 3D, 2 बेटियों और 3 बेटियों की निस्बतों का जोड़। तो अब आप इसमें s+s+d+d+d कर दीजिए। ये 2+2 हो जाएगा और हर बेटी का 1+1+1 हो गया।
तो 2 बेटों के आपके पास 4 हो गए, 3 बेटियों के आपके पास 3 हो गए, तो 4 और 3 यानी उसके कितने हिस्से बनेंगे? 7 हिस्से बनेंगे। तो निस्बतों का जो जोड़ है वो 7 है। इससे ये पता लगा कि जो 27 बटा जो 24 आ रहा है उसके 7 डिवीजन किए जाएंगे और 2-2 डिवीजन बेटों को चले जाएंगे। तो अब इसका अगले स्टेप में हर बेटे का हिस्सा कितना होगा 17/24 में से, और हर बेटी का कितना हिस्सा होगा इसको हम निकालेंगे। तो स्टेप नंबर इसके डी में आप यहाँ पे लिखेंगे शेयर ऑफ ईच सन, हर बेटे का हिस्सा कितना होगा। तो यहाँ पर आ गई वैल्यू आपके पास आर, जो बचा हुआ माल है यानी 17/24। यहाँ आप लिखेंगे रेशियो ऑफ सन, यानी एक बेटे की निस्बत, बचा हुआ माल आर, एक बेटे की निस्बत रेशियो ऑफ सन, और यहां पे आप लिखेंगे एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 2 सन एंड 3D। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई थी 17/24, ये बचा हुआ माल था। वो इसलिए बचा हुआ था कि 7/24 जो है वो माँ और बेबी वो दोनों ले गए थे। अब मल्टीप्लाई इसकी कर दीजिए बेटी की निस्बत 2, और टोटल जो डिवीजन है वो कितने बनेंगे? 7 बनेंगे। 2 इसके 4 और 3 7, तो ये आपके पास आ गया 7। अब इससे कुछ कट सकता है तो काट दीजिए। तो यहां से जो कट हो सकता है 2 से ये कट सकता है, यह आ गया 12, 12 दूनी 24। तो अब ऊपर की जो वैल्यू है वो तो 17 ही रहेगी, और नीचे वाला 12 सत्ते कितना हो गया? 84 हो जाएगा। 84 हो जाएगा। हाँ, ठीक। अब यहां पर शेयर ऑफ ईच डॉटर, हर बेटी का हिस्सा हम निकाल रहे हैं। तो आर मल्टीप्लाइड बाय, ये फार्मूले हमारे पास मैक्सिमम लाई करेंगे, इसलिए इन फार्मूलों को चाहे आप उर्दू में लिख लें। आर का मतलब हो गया बचा हुआ, जबिल फरूज से बचा हुआ हिस्सा, और रेशियो ऑफ यहाँ पर आ जाएगा डॉटर। तो रेशियो ऑफ डॉटर का मतलब हो गया एक बेटी की निस्बत कितनी है, और नीचे हो गया बेटा और बेटी की निस्बतों का जोड़। तो यहाँ पे इसको आप लिख दीजिए एडिशन ऑफ रेशियोज ऑफ 2s एंड 3D। तो बचा हुआ माल दोनों लड़के के लिए भी लड़की के लिए भी बराबर ही है। आर की वैल्यू ये 1 आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। तो ये 17/84 का जो डबल हो जाएगा, यहाँ पे इसको डबल कर लीजिए। तो 4 का मतलब यहाँ पे 8 हो गया, और 8 का मतलब यहाँ पे क्या हो गया? 16 हो गया। 8 दूनी 16, और आपके पास 4 दूनी 8। तो ये हर एक के हिस्से हमने निकाल लिए। 2 हिस्से कुरान करीम में फिक्स थे, वो वहीं से निकल आए, उसमें हमें कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। इनके लिए हमें निकालना पड़ा। अब स्टेप नंबर जो चौथा है, हमने कहा हर एक के 4 ही स्टेप करेंगे, तो स्टेप नंबर 4 में आ जाइए। स्टेप नंबर 4 में आ जाइए और यहाँ लिख दीजिए टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। अब सबको एक साथ जोड़ लीजिए, जो जबिल फरूज थे और जो असबा थे। तो हमारे पास वाइफ थी, मदर, और एस प्लस एस 2 सन और 3 डॉटर थी। तो वाइफ का तो 1/8 हो गया, माँ का औलाद की मौजूदगी में ये हो गया। एक सन का जो हिस्सा निकाला गया वो 17/84 है। 17 बटे आपके पास 84 हो गया, ये आपके पास ये हो गया। और हर बेटी का जो हिस्सा है दैट इज 17/170, 17 ये 8, ये 168, 17/168, 17/168। तो इसका एल्शियम भी कितना आ जाएगा? अब हम देखेंगे कि क्या भाई 8 से ये कट जाता है। तो यहाँ से 8 से
ये कट ही रहा है, 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8। तो ये 100 जो 68 है, 160 जो 8 है, 160 जो 8 है, ये 8 से आप तकसीम करेंगे, डिवाइड करेंगे तो ये 21 बार हो गया। तो 21 बार जब ये हो गया तो ऊपर कुछ वैल्यू है नहीं, 21 ही आ जाएगा। अब इसी चीज को फिर आप जो है 168 को 6 से डिवाइड कर दीजिए, 6 से काट दीजिए। तो 6 से करेंगे तो ये कितना आ गया, 28 आ गया। तो ये आपके पास 28 आ गया। अभी पीछे हमने देखा था कि 84 का डबल ये होता, तो 84 दुनी 168 हो जाएगा, 2 आ गया। और 17 दुनी 34 और 17 दुनी आपके पास 34 आ गया। यहाँ पर ये 17 प्लस 17 प्लस 17 हो जाएगा। और लास्ट में अब जितनी भी ये वैल्यूज हैं, 21 को यू विल एड इट 28 में, और फिर आपके पास 34, फिर 34, फिर 3 बार 17 है, 1 बार 17, 2 बार 17 और तीसरी बार 17। तो ऊपर भी 168 और नीचे भी 168। इसका मतलब पूरी प्रॉपर्टी 168 पार्ट में तकसीम की जाएगी। और अगर ऐसे मान के चल रहे हैं कि 16 लाख और आपके पास समथिंग की प्रॉपर्टी हो, तो उसको डिवाइड जो भी करेंगे किससे करेंगे, इसी से करेंगे। अगर 168 लाख की प्रॉपर्टी थी तो 168 लाख में से आपके पास जो है 21 इसको चले जाएंगे, 28 इसको, और 34 इसको, और 17 17 इसको चले जाएंगे। किसी का कोई सवाल है यहाँ पे जो समझ नहीं आ रहा हो? जो भी ये वैल्यू आती है उसको, जो भी अमाउंट होगा, अगर फॉर एग्जांपल ऐसे मान के चल लें, कोई दूसरा अगर अमाउंट आप इसके लिए ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल सपोज करो किसी बंदे ने टीपीए, टोटल प्रॉपर्टी अमाउंट जो छोड़ा था, उसमें से कफन दफन निकालने के बाद आपने इसमें से माइनस जो है फिनरल अमाउंट कर दिया, कफन दफन का, फिर डीए कर दिया, कर्ज का अमाउंट, फिर विल का अमाउंट कर दिया, सारे अमाउंट हटा दिए, तो ये इनहेरिटेंस अमाउंट आ गया। तो मान लेते हैं कि इनहेरिटेंस अमाउंट जो है किसी का, अगर फॉर एग्जांपल ये 2 लाख रुपए अगर उसने छोड़ा है, तो उसको 168 से आप डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 168 टुकड़े होंगे। अब 168 जब टुकड़े कर दिए तो एक की जो वैल्यू आएगी वो आप 2 लाख को, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 2 लाख को आपने डिवाइड करना है 168 से। तो ये वैल्यू कितनी आ रही है, ये 1190.47 6 आ रही है, 1190.476 आ रही है। तो एक जो शेयर है, यानी जो वन शेयर है, यानी जो वन पार्ट है, उसकी वैल्यू इतनी आ रही है। अब अगर आपने वाइफ को देना है कितने रुपए जाएंगे, तो वाइफ को कितने जाएंगे, यहाँ पर वाइफ, ये जो आपके पास है वाइफ का 21 अमाउंट है, और यहाँ पर कितना है, ये 1190 और 476, इसकी मल्टीप्लाई अगर आप यहाँ से कर देंगे, 1190.476, इसकी मल्टीप्लाई आपने किससे करनी है, 21 से करनी है। तो ये वैल्यू इसको कितनी मिल गई, 24,999 और फिर 996। तो इस तरीके से आप हर एक का निकाल सकते हैं। यहाँ से फिर ये आपका मदर का आ गया, मदर में आपके पास 28 हो जाएगा, मल्टीप्लाई यही हो जाएगा। इसी तरीके से हर एक का जो ईच सन हो जाएगा, ईच सन की जो वैल्यू हो जाएगी वो 34 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, जो भी वैल्यू आएगी। इसी तरीके से हर एक डॉटर का जब निकालेंगे तो 17 की मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, जो वैल्यू आ जाएगी। इन सबको जोड़ेंगे तो इंशाल्लाह यही वाली वैल्यू 2 लाख आ जाएगी। तो यहाँ से आप इस तरीके से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे कोई सवाल या अगला क्वेश्चन लेके चलें? समझ में आ गया सबको किसी को? जी नेक्स्ट क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नीचे मैंने उसमें क्वेश्चन लिया नहीं है, मैं वहां से कॉपी कर लेता हूँ। आपके पास जो उर्दू वाली पीडीएफ अभी आप शेयर कर रहे थे स्क्रीन में, हाँ, वो वाली एक बार ग्रुप में डाल देते, उसमें थोड़ा वो ज्यादा अच्छे से दिया हुआ था, ज़ूडफ वगैरह भी लिखा था, उसमें कौन से है?
हाँ, तो ये ग्रुप में ऑलरेडी है, आज दोबारा फॉरवर्ड कर दूँ? हाँ वो भेज देने से ऑलरेडी है, अच्छा तो होगा। डाउनलोड ग्रुप में करके। मैंने देखा लेकिन मुझे मिला नहीं अभी, मैं सोच वही सर्च कर रहा था। ठीक है, मैं अभी थोड़ी देर में इसको भेज देता हूँ ठीक है इंशाल्लाह। ग्रुप में। मैं इसको आज 1 मिनट में डाल ही देता हूँ, 1 मिनट रुक जाइए। नहीं, ग्रुप में तो है उसमें, अच्छा, ग्रुप में क्या है, है तो। पीडीएफ का नाम क्या है? विरा वीडियो इल्म है ना, वो मीरात। वीडियो है, नहीं वीडियो वीडियो है। की, वीडियो नहीं, वो पीडीएफ की बात कर रहा हूँ मैं। पीडीएफ भी ग्रुप में है। मैं पीडीएफ भी ग्रुप में है। मैं उसी को तो उसका फाइल का नाम क्या है वो बता दे। मैं भेज रहा हूँ, 1 मिनट दोबारा से। अच्छा, दोबारा डल जाए, कोई बात। 1 मिनट, सारा इसी में होगा। इस्लामी कानून विरासत के नाम से है, और मैं इसको जो है भेजता हूँ। भेजता हूँ अभी, जरा कॉपी कर लो। तो हमारे पास जो क्वेश्चन था, ऑनलाइन क्लास, 12 क्वेश्चन हमारे पास हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लेना है, एक क्वेश्चन और हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, मैंने उर्दू वाली पीडीएफ भेज दी है, अभी सबके पास पहुंच गई होगी दोबारा से। आ गई सबके पास, देखें पीडीएफ ग्रुप में आ गई होगी व्हाट्सएप पर। हाँ, आ गई है। आ गई है। और इंग्लिश वाली भी मैं भेज देता हूँ, इसको डाउनलोड करके मोबाइल फोन में रख लें, जी, उर्दू वाली मिल गई। काम आ जाएंगी। इंग्लिश वाली भी भेजता हूँ। क्वेश्चन नंबर 12 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 13 हमने कॉपी करना है। क्वेश्चन नंबर 13 कॉपी। इंग्लिश वाली पीडीएफ भी मैंने भेज दी है, वो भी आपके पास चली गई होगी। आ गई, वो भी आ गई, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 में फिर हम स्टेप नंबर 1 लिखेंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर 13 में वाइफ है, मदर है, फादर है और डॉटर है। तो यहाँ पर लिस्ट ऑफ, पूरा हफ्ता आप लोगों के पास होता है, अगर इसको एक बार फेयर कॉपी जो लोग बनाते रहेंगे, इंशाल्लाह खुद भी याद हो जाएगा, दूसरों को भी पढ़ा सकते हैं, आसानी है। लिस्ट ऑफ इनहेरिटर्स एंड देयर शेयर्स। सबसे पहला पार्ट ये होता है कि हम ये कैटेगराइज कर लें कि कौन जो है कहाँ लाई करता है। वाइफ, मदर, फादर और डॉटर। अब उर्दू वाली पीडीएफ हम खोल लेते हैं, और उसमें ये दिखाते हैं कि वाइफ के बारे में है, मदर के बारे में है। तो औलाद में अभी हमने सवाल में देखा है कि औलाद में कौन मौजूद है, बेटी मौजूद है। तो औलाद में अगर कोई भी मौजूद हो, बेटा बेटी में से, तो माँ का हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6। और माँ ZF होगी हमेशा, और इसका हिस्सा कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। ये ZF हो गई, ज़बिल फरूज, जिनके हिस्से कुरान करीम में फिक्स्ड हैं। ये 1/6 हो गया माँ का हिस्सा। इसी तरीके से अब हम देखते हैं कि भाई माँ का हिस्सा तो पता लग गया, बेटी एक ही है। बेटी ज़बिल फरूज भी हो सकती है और असबाबी गैरी भी हो सकती है।
तो बेटी 1 है, तो बेटी का हिस्सा कितना हो गया, 1/2 हो गया। तो बेटी का हिस्सा वहां पे 1/2 कर लिख दीजिए। बेटी का हिस्सा वहां पे 1/2 लिख दीजिए। तो बेटी अकेली है तो ZF है और उसका हिस्सा 1/2 हो गया। अब वाइफ का जो हिस्सा है, औलाद की मौजूदगी में वाइफ का हिस्सा कितना होगा, तो आप यहाँ पे चले जाइए, वाइफ में चले जाइए। तो यहाँ पर ये आ गया बीबी का हिस्सा। तो औलाद की मौजूदगी में हमारे पास इसमें से बेटी है, 1 हो या ज्यादा हो, तो वाइफ का हिस्सा 1/8 वहां लिख दीजिए। तो यहाँ पर 1/8 आप लिख दीजिए। ये ZF है और इसका हिस्सा 1/8 हो गया। अब आते हैं वालिद साहब। वालिद साहब की 3 कैटेगरी होती हैं। तो कौन सी कैटेगरी में वालिद साहब आते हैं, तो अब आपके जाके देखते हैं कि शेयर ऑफ आपके पास वालिद साहब का कितना है। तो वालिद साहब की जो कैटेगरी है वो जबिल फरूज भी हो सकते हैं और असबा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो कैटेगरी है, वालिद साहब जबिल फरूज हैं यानी ZF हैं। अगर औलाद 1 या ज्यादा हो, मर्दों में से बेटा, पोता या पड़पोता, तो हमारे पास मर्दों में से तो है नहीं, यानी ये कैटेगरी तो हमारे पास हो गई कैंसिल। दूसरी कैटेगरी हम देखते हैं, जबिल फरूज के साथ असबा भी होगा वालिद साहब, यानी ZF भी होंगे वालिद साहब और ये भी असबा भी बनेंगे जाके AC2 कैटेगरी के अंदर, यानी उनको बचा हुआ माल भी मिलेगा। कब, जब वारिसों में, औलाद में केवल औरतें ही हों, बेटी हो, पोती हो, पड़पोती हो। तो हमारा जो सवाल में वालिद साहब हैं वो इस वाली कैटेगरी में लाई करते हैं, क्योंकि बेटी भी मौजूद है और खुद ZF भी हैं। तो 2 तरीके से उनको मिल रहा है। तो वालिद साहब की कैटेगरी यहाँ पे हो गई कि वो ZF भी मिलेगा और वो असबा भी हैं। 2 कैटेगरी हैं। तो वालिद साहब को 1/6 तो मिलना ही मिलना है, जो हिस्सा फिक्स्ड है। अगर बच गया तो R भी मिलेगा, अगर नहीं मिला तो R0 हो गया। तो अब स्टेप नंबर 2 में आ जाइए। तो अभी तक का ये इस तरह का पहला सवाल है, टोटल शेयर ऑफ ZF, टोटल शेयर ऑफ ZF, उनके हिस्से यानी जबिल फरूज के कुल हिस्से, जिनके हिस्से अल्लाह तबारक तआला ने कुरान में या कहीं हदीस के अंदर फिक्स करवा दिए हैं। तो यहाँ पर जो फिक्स कर दिए गए अल्लाह ताला की तरफ, वो वाइफ का हिस्सा यहाँ पे रख दीजिए, मदर का रख दीजिए, प्लस F का मतलब फादर का रख दीजिए। वाइफ का 1/8 रिजर्व किया अल्लाह ताला ने, मदर का 1/6 रिजर्व हो गया, वालिद साहब का 1/6 हो गया। औलाद की मौजूदगी में माँ का भी हिस्सा और बाप का भी हिस्सा 1/6 तो है ही है। बेटी की मौजूदगी में वालिद साहब को R और मिल जाता है, लेकिन माँ को 1/6 ही मिलता है। अब एलसीएम में ये 24 आ गया, 8 तिया 24, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 4 4 8 और 3 11, 11/24 तीनों जबिल फरूज ले गए। अब बचा हुआ हिस्सा, अच्छा इसमें बेटे क्या नाम है, बेटी भी तो थी। हाँ बेटी मिस कर दी हमने, वही मैं सोच रहा था भाई। इसको यहाँ से हटाइए, बेटी को भी लिखिए, बेटी भी थी प्लस डॉटर भी थी, तो डॉटर का 1/2। ये आपके पास 24, 8 तिया 24, 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 12 दूनी 24। अब 12 4 16, 4 20, 3 23, 23/24 ले गए सारे लोग जबिल फरूज मिलके। अभी भी बचा, चूंकि लेस देन वैल्यू आ रही है, 23/24 आ रही है। स्टेप नंबर 3 में आ जाइए, स्टेप नंबर 3 में आ जाइए। शेयर ऑफ असबा बी नफसी, जब वालिद साहब अकेले हैं आपके पास तो वो असबा बी नफसी के अंदर ही है, वालिद साहब असबा बी गैरी में नहीं आते। असबा बी गैरी के अंदर कौन कौन आता है, इसको भी एक बार रिमाइंड कर लें कि जो असबा बी गैरी है उसमें बेटा बेटी आता है, पोता पोती आता है, पड़पोता पड़पोती आता है, सगे भाई बहन आते हैं और पैटर्नल भाई बहन आते हैं। तो यहाँ से किसमें हमें याद में असबा जो बी गैरी हैं उसके अंदर ये वाले आपके पास लोग आ रहे हैं, बेटा बेटी आपके पास, पोता पोती, पड़पोता पड़पोती
और हकीकी बहन आपके पास हो गई और आपके पास बाप शरीक आपके पास वैल्यू हो गई। इसमें से ये वाला जो पॉइंट है इसको कट कर दीजिएगा, ये मिस प्रिंट हो गया है। बेटा बेटी के साथ, पोता पोती के साथ, या पड़पोता पड़पोती के साथ। यहाँ पे जो है ये जो है पोते के साथ पड़पोती लिखी हुई है, तो यहाँ पे ये पड़पोता हो जाएगा, यहाँ पर ये पड़पोता हो जाएगा, ये पड़पोता पड़पोती के साथ में है, तो यहाँ पे पड़ और लगा लीजिएगा इसको। तो हमारी जो कैटेगरी है ये तो आ नहीं रही, हमारी कैटेगरी में तो वालिद साहब मौजूद हैं, तो वालिद साहब की कैटेगरी असबाबी नफ्सी के अंदर है, तो यहाँ पर वालिद साहब असबाबी नफ्सी में आ रहे हैं, तो बेटी के साथ वालिद साहब जो है असबाबी नफ्सी कैटेगरी में भी आ रहे हैं। तो असबाबी नफ्सी के अंदर ये जो हमने लिखा है यहाँ पे वालिद साहब को बचा हुआ जो अमाउंट मिल रहा है, तो यहाँ पे शेयर लेफ्ट एक तो मिल ही गया वालिद साहब को, शेयर लेफ्ट फॉर असबा बी नफ्सी के अंदर जो फादर, यहाँ फादर लिख लीजिए, ये वैल्यू आर कैलकुलेट की जा रही है। टोटल प्रॉपर्टी में से कितनी वैल्यू घटा दी गई, 23/24, और ये 24 आ गया, 24 माइनस 23 बराबर 1/24। तो वालिद साहब को दो तरीके से मिला, इसका मतलब इसके बी पार्ट में टोटल शेयर ऑफ फादर कितना हो जाएगा, टोटल शेयर ऑफ जो फादर हो जाएगा, तो एक तो उनको ZF के नाते मिल रहा है और एक R के नाते मिल रहा है। ZF के नाते कितना मिला, 1/6 जो कुरान शरीफ में फिक्स्ड है, और R के नाते मिला 1/24। तो इसको सिंपलीफाई हम अगर कर लेंगे तो ये 4 आ जाएगा प्लस 1, यानी वाले साहब का 5/24 हो गया, जबकि कुरान करीम में 5/24 तो आपको नजर नहीं आ रहा, वहां तो आपको सिर्फ इतना नजर आता है। तो सबसे पहले ऑर्डर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ये है कि पहले ज़बिल फ्रूज को निकालेंगे, बचेगा तो फिर असबा को निकालेंगे, और इसको 2 बार अगर मिल रहा है तो यू विल एड इट। तो अब वालिद साहब का जो अमाउंट हो गया, जो फ्रैक्शनल वैल्यू हो गई, वो ये हो गई। अब स्टेप नंबर लास्ट में चले जाइए, स्टेप नंबर 4 में टोटल शेयर्स ऑफ ऑल इनहेरिटर्स। वाइफ, मदर, फादर, डॉटर, वाइफ, मदर, फादर, डॉटर। तो वाइफ का हिस्सा तो 1/8 है, माँ का 1/6 है, वालिद साहब का मॉडिफाई हो गया, 1/6 नहीं रखा जाएगा वालिद साहब का, 5/24 रखा जाएगा। बेटी का 1/2, 24, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, और ये आपके पास 12 हो गया। तो 12 और 5 17 हो गया, 3 20 और 4 24 हो गया। तो 24/24 हो गई। 24 लाख की अगर प्रॉपर्टी है तो उसमें से 3 लाख जो है वाइफ को चले गए, 4 माँ को चले गए, 5 वाले साहब को, और 12 लाख जो है बेटी ले गई। तो आई थिंक 2 सवाल काफी है करने के लिए। किसी का कोई सवाल हो तो डिस्कशन कर सकता है, कोई कुछ पूछना हो तो। मेरा एक क्वेश्चन था जो असबा के ताल्लुक से, जो आपने असबा के जो 3 कैटेगरी है ना, असबब असबब बिगैरी ही, असबा भी नफ्सी ही, हाँ, तो ये तीनों में जैसे कोई मतलब कुछ डेफिनेशन वाइज कोई डिफरेंस है क्या, या तो मतलब जो कैटेगराइज जो किया गया है बस वही है? जो लाइन हम लेके चलते हैं उसके अंदर जो किताबों में लिखा हुआ है, उर्दू वाली किताबों में, वो ये लिखा है उलमा इकराम ने कि जिनके हिस्से कुरान शरीफ में फिक्स्ड हैं उन वो वो बिल्कुल। बिल्कुल जी। हाँ, उसके बाद वो ये लिखते हैं यहाँ पे कि अगर उन्होंने भी कुछ नहीं लिखा उसके अंदर, सिंपल सी यही डेफिनेशन लिखी है कि अगर यहाँ पर ये क्या नाम है, जो असबा भी गैरी हैं उसमें हम्म। मैन एंड वीमेन वो आएंगे, और असबा माँ गैरी में केवल ये आएंगे, असबा बी नफ्सी में ही आएंगे। और ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो उन्होंने लिखा है उसके अंदर वही कैटेगरी जो कहाँ गया, ये गया
सिर्फ उन्होंने यही लिखा है, बी का मतलब जो आता है साथ के आता है, ठीक है ना, हम्म बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम के साथ। तो ये बी वाला जो पार्ट है, बाजिर बी हम्म वाला जो पार्ट है, अगर हम्म बेटा बेटी के साथ हो, हम्म पोता पोती के साथ हो, तो ऐसे यहाँ अच्छा पर नीचे वाले पे ये गलत हो गया है, इसको ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे मिस प्रिंटिंग है। ये भी आपके हाँ पास क्या हो जाएगा, ग्रेट ग्रेट ग्रैंड डॉटर हो गया, तो ग्रेट ग्रैंड सन हो जाएगा, पड़पोता पड़पोती के साथ हो गया। हाँ तो ये असबाबी गैरी कहलाते हैं, यानी मेल और फीमेल का कॉम्बिनेशन एक साथ हो हाँ और उनमें ये एग्जिस्ट करते हो बेटा बेटी, तो वो असबाबी गैरी कैटेगरी में, इस तरह से रियल सिस्टर रियल ब्रदर के साथ में। लेकिन हम्म अगर बेटी या पोती के साथ में हाँ सगी बहन या पिदरी बहन हो जाए, तो वो असबा मागरी बन जाती है, क्योंकि बेटी जो है वो, हम्म ये जो बेटी है ये इंडिविजुअल जेड एफ है, राइट। और जो हम्म रियल सिस्टर है ये भी हम्म इंडिविजुअल जेड एफ है, अगर अलग अलग हम्म है। हम्म लेकिन जब बेटी के साथ में रियल सिस्टर जुड़ती है, तो बेटी की हम्म कैटेगरी तो जेड एफ ही रहती है, हम्म लेकिन रियल सिस्टर ये कैंसिल होके बेटी के हम्म साथ, माँ माने हम्म माँ के द्वारा या उसके द्वारा, तो बेटी के साथ में अगर सगी बहन है तो ये बन जाती है। तो हमें सिर्फ इस हम्म, तरीके से याद रखना है इसको। ओके हाँ, ओके तो ये याद रखना है कि बेटी पोती के साथ सगी बहन है तो उसको असबा मागरी कैटेगरी में डाल दिया है। और उर्दू हम्म की जो लैंग्वेज है उसके अंदर जो किताबें हैं वो भी मैं आपको जो है क्या नाम है, आज भी मैंने एक वो भेजा है आपको, किसी क्या नाम, हाँ एक कैलेंडर टाइप में भेजा है ये हाँ एक वो पैम्पलेट की तरह है, वो काफी अच्छा हाँ, दिख रहा है, ये काफी अच्छा। जो मौलाना है मदीना से फारिग हैं और बेंगलोर में एग्जिस्ट करते हैं अभी। और हम्म मेरी हम्म किताब भी इन्होंने जो अभी नई आ रही है, मैथमेटिक्स ऑफ इनहेरिटेंस, उसका मुकदमा भी इन्होंने भी लिखा है। तो हम्म की जो किताब है वो किताब भी मैं अभी आपको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, वहां से आपको टर्मिनोलॉजी मिल जाएंगी। 1 मिनट का मुझे टाइम दीजिए। हम्म, और जितनी किताबें इसमें जा रही हैं वो आप लोग जो है डाउनलोड करके की जगह रख लीजिए, ताकि वो जो है या प्रिंट आउट करा लीजिए, उसमें पढ़ने में आसानी होगी। हम्म, इनकी किताब जो मैंने अभी भेजी है ये, ये मौलाना जो है के अबू अमीन यासिर उमरी मदनी के नाम से हैं। और इनकी किताब है, का नाम जो है वो है, क्या नाम है, हाँ, विरासत के अहकाम व मसाइल के नाम से। तो ये मैं अभी आपके पास ये भी फॉरवर्ड कर रहा हूँ, एक विरासत फाइनल के नाम से इसमें सेव है मेरे पास। और ये मैंने आपको लोगों को कर दिया सेंड, चेक कर लीजिए, ये भी आपके पास पहुंच गई होगी। इसके अंदर ये जो डेफिनेशन है, टर्मिनोलॉजी है, बाकी इंग्लिश में तो हम ऐसे ही बोलेंगे इसको, बाकी वो टर्मिनोलॉजी वहां से आप देख लीजिए। हम्म। अच्छा एक और क्वेश्चन मेरा ये है कि जैसे जो हम लोग रूल आउट करते हैं ना कि इसकी मौजूदगी में इनको कुछ नहीं मिलेगा, तो यहाँ पे जैसे अजबा, जो अजबा भी नफसी में तो मैं समझ में आ गया कि जो हायर कैटेगरी है अगर उसकी मौजूदगी में लोअर कैटेगरी को कुछ नहीं मिलेगा। ये जो अजबा माँ नफसी या अजबा भी गैरी ही है, हाँ हाँ, तो उसमें भी ऐसा रूल आउट होता है क्या, जैसे कि अजबा भी गैरी है तो अजबा माँ गैरी को नहीं मिलेगा या ऐसा? उसमें भी ऐसे ही आपके पास रूल चलेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी क्वेश्चन में अगर ऐसा हो जाए कि माँ मौजूद है, तो वाइफ भी हम्म मौजूद है, हम्म और डॉटर भी मौजूद है, और रियल सिस्टर भी मौजूद है, और पैटर्नल सिस्टर भी मौजूद है। हम्म तो माँ का हिस्सा चूंकि औलाद है, औलाद की मौजूदगी में माँ का हिस्सा तो 1/6 हो गया, वाइफ का हिस्सा 1/8 हो गया, हम्म डॉटर एक है उसका हिस्सा 1/2 हो गया। हम्म तो इफ यू विल ऐड इट, तो मदर प्लस वाइफ प्लस हम्म डॉटर, अगर रियल सिस्टर अकेली होती तो वो जेड एफ बन जाती, लेकिन रियल सिस्टर डॉटर के साथ में एक लाइन तो हम्म ये मैच कर रही है, दूसरी हम्म लाइन ये मैच कर रही है। हम्म अब ये दोनों की दोनों जो हैं कैटेगरी के अकॉर्डिंग, ये भी असबा मागरी है और ये हम्म भी असबा मागरी है। तो भाई किसको हम्म प्रेफरेंस दिया जाए, किसको ना दिया जाए। तो हम्म अगर असबा
माँ गैरी के अंदर ये दो कैटेगरी आ गई। तो यहाँ पे देखा जाएगा कि क्लोजेस्ट कौन है। रियल सिस्टर में अगर हम देखते हैं, रियल सिस्टर में अगर हम देखते हैं तो जो मदर है और जो फादर है, ये दोनों क्या सेम है। इसका बाउंडेशन जो है, जो बाउंड्री है इसकी, जो बॉन्ड है वो बड़ा स्ट्रांग है। लेकिन पैटर्नल वाली में अगर हम देखते हैं तो पैटर्नल वाली के अंदर जो माँ है और जो बाप है, मदर और फादर, ये सेम नहीं है। है ना। इसमें आपके पास जो हो गया, ये वाला हिस्सा आपके पास के भी एक साइड से बॉन्ड इसका स्ट्रांग हो रहा है। तो यहाँ पर जो जो क्लोजेस्ट है, वो क्लोजेस्ट कौन है, ये है। ये ज्यादा क्लोजेस्ट है दोनों रिश्तों में। ये इसमें एक कड़ी वीक हो गई है। यहाँ पर इसके केस में इसका कोई शेयर नहीं होगा, नो शेयर, ड्यू टू आपके पास रियल सिस्टर के अकॉर्डिंग। रियल सिस्टर अगर ना होती तो बचा हुआ आर कौन लेके चली जाती, पैटर्नल। तो बचा हुआ आर कौन ले जाएगा, ये ले जाएगा। यानी यहाँ पे अगर हम इसको ऐड करें तो 1/6 + 1/8 + 1/2, एलसीएम इज 24, और 6 चौक 24, 8 तिया 24, 12 दूनी 24, तो 16 3 आपके पास 16 और 4 20, 16 और 4 हो गया 12 4 16, 19 हो जाएगा, 19/24 हो गया। तो आर की जो वैल्यू आएगी, यू विल डिडक्ट दिस, ये फाइव वैल्यू बटे 5 आ जाएगी। तो 24 - 9 यानी 5/24 है, ये टेकन बाय किसके हो जाएगा, रियल सिस्टर के हो जाएगा। अगर ये रियल सिस्टर ना होती, यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 5/24। इफ रियल सिस्टर इज नॉट एग्जिस्ट, तो कौन ले जाती, पैटर्नल ले जाती। ओके, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इंशाल्लाह जब सवाल करते रहेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुद रट जाएंगे सारे के सारे। अब मुझे तो इतना वक्त हो गया, अल्लाह के शुक्र है, 5-6 साल तो सारी चीजें वो रटी पड़ी है, कौन सा कॉम्बिनेशन। तो इंशाल्लाह ये सब आप लोगों को वैसे ही हो जाएगा। अब ये कि रमजान आ जाएंगे बीच में, तो बीच में क्लास कंटिन्यू करना है तो टाइम बता दीजिएगा कैसे करना है, अदरवाइज फिर 1 महीने का ब्रेक हो जाएगा। 15 भाई अगर हम आधा घंटा भी निकाल लें रमजानों में, ये भी कुरान से रिलेटेड ही काम हो रहा है। अब कुरान को अगर पढ़ लिया तो पढ़ के तो एक सवाब मिल रहा है, लेकिन उसके अंदर गौर व फिक्र ये जो की जा रही है, इसके ऊपर तो बेतहाशा सवाब मिल रहा है ना। फिर मेन तो यही करना है ना। अब आपके पास उसको गौर व फिक्र किया तो ये वाले कैलकुलेशन निकल कर आए। अब तीसरा पार्ट है, इसको नाफिज करने की जरूरत है। ठीक है ना। हाँ, तो ये भी कुरान का ही पार्ट हो रहा है, क्योंकि कुरान 4 कुरान खत्म कर लेना कोई वैल्यू नहीं है। इससे बेटर है कि आधा ही कुरान खत्म करे, लेकिन वो समझ के तो पढ़े ना रूल रेगुलेशन क्या है। एक टाइम पे वो अहकाम सीख ले, अगले फेज में वो उसको इम्प्लीमेंट करते। ठीक है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह रमजानों में भी कंटिन्यू किया जा सकता है, जैसे भी आप लोग चाहेंगे। तो फिलहाल आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं। कोई सवाल किसी का और हो तो पूछ सकते हैं भाई। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि मैटरनल सन का भी कुछ हिस्सा होता है क्या? हाँ, जो अगर हम वहाँ जाते हैं कुरान शरीफ में, तो ये 2:1 जो फॉलो होता है, ये 2:1 फॉलो होता है। एक तो तब जब असबाबी गैरी का कॉन्सेप्ट आएगा, यानी ऊपर अगर हम जाते हैं, यहाँ पे जाते हैं असबाबी गैरी के अंदर, तो असबाबी गैरी के अंदर यहाँ रूल अप्लाई होता है 2:1 में। ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रेट ग्रैंड डॉटर, डॉटर, ग्रैंडसन, बेटा बेटी, और बहन के साथ उसका भाई, और पैटर्नल बहन के साथ उसका भाई। तो ये 2:1 की कैटेगरी में आएंगे। लेकिन सूरह निसा की आयत नंबर 12, सूरह निसा की आयत नंबर 12 में लिखा हुआ है कि वो जो डिस्कशन जो है उसमें अखियाफी बहन भाई का क्लियरली नाम मेंशन नहीं है। बट मेजॉरिटी ऑफ द स्कॉलर ऑफ द वर्ल्ड सेज कि भाई वो जो कहा गया है वो अखियाफी भाई बहन के बारे में ही, और इसमें हदीस शरीफ में मौजूद है सहाबा किराम से। तो उसमें अखियाफी भाई बहन का, जब कभी भी अखियाफी भाई बहन आएंगे तो उनको ये वाला रेशियो नहीं मिलता, उनको मिलता है 1:1। मैटरनल ब्रदर और मैटरनल सिस्टर में 1:1 होता है। तो यहाँ पे अगर आप जाते हैं और इस पीडीएफ में जाएं या उर्दू वाली में जाएं, जो भी आपको फिजिबल लगती है, तो यहाँ पे शेयर ऑफ मैटरनल ब्रदर एंड सिस्टर का सेपरेटली एक कॉलन है, और वहां पर ये हकीकी भाई बहन हो गए। तो उसमें ये कि भाई एक ही हो, तो सूरह निसा की आयत नंबर में चले जाइए 12 के अंदर, अगर एक ही मादरी भाई हो यानी मैटरनल ब्रदर हो तो 1/6,
और एक ही मादरी बहन हो, मैटरनल सिस्टर हो, तब भी 1/6। और अगर वो एक से ज्यादा मादरी भाई हो जाएं तो 1/3 में बराबर के शरीक। और अगर एक से ज्यादा मादरी बहनें हो जाएं तो भी 1/3 में। जबकि उसमें क्या था, रियल में और पैटर्नल में, रियल सिस्टर, रियल ब्रदर, पैटर्नल सिस्टर, पैटर्नल ब्रदर, सन और डॉटर, ग्रैंडसन एंड ग्रैंड डॉटर। इसमें जो कॉम्बिनेशन बनते थे, उसमें कॉम्बिनेशन में था कि अगर 2 डॉटर हो जाएं तो 2/3 के हकदार होंगे। लेकिन यहाँ पे कहा गया कि 1/3 के अंदर ही होंगे। और अगर कंबाइन हो जाएं तो कंबाइन में भी 1/3 में, यानी मैटरनल ब्रदर प्लस मैटरनल सिस्टर टूगेदर इकट्ठे हो जाएं तो भी यहाँ पर 1:1 का ही रेशियो चलेगा, दोनों को बराबर बराबर मिलेगा। लेकिन अगर बेटा मौजूद, बेटी मौजूद, बाप मौजूद, दादा मौजूद, तो इनका कोई भी हिस्सा नहीं। तो ये आ गए कब इनका हिस्सा नहीं मिलता है। तो ये धीरे धीरे याद करते, कैलकुलेशन करते करते इंशाल्लाह याद होंगे। आप अगर ऐसे याद करने बैठेंगे तो बड़ा कॉम्प्लेक्सिटी सी हो जाती है? तो सवालों के साथ इंशाल्लाह 130 सवाल हमने लिए हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ये अच्छी तरीके से याद हो जाएगा जी। अब ये कि पूरे हफ्ते 2 क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं और इसको डेली अगर 15 मिनट दे दिए जाएं तो आराम से 15 मिनट बंदा सोते सोते भी निकाल सकता है। और वो पूरे स्टेप लिखने की जरूरत नहीं है, एक बार कॉपी में लिखें, बाकी सरसरी निगाह से आप लिख सकते हैं। तो इंशाल्लाह ये याद होते चले जाएंगे। और किसी को पढ़ाते रहें तो फिर और भी याद रहेंगे। जहां अटक जाए वीडियो की हेल्प ले लें। किसी का और कोई सवाल भाई? अभी क्वेश्चन कौन, दानिश भाई पूछ रहे थे क्या, या डॉक्टर सरवर पूछ जी, रहे थे? मेरा मेरा सवाल था दानिश। अच्छा, दानिश भाई पूछ रहे थे। अब इसको ये कि जज़ाकल्लाह। प्रोपगेट करने की जरूरत है। जी जी माशा। और हम ये सोच रहे हैं, अब वाकई तो अल्लाह बेहतर जाने, कि इसका एक ट्रस्ट कायम हो और एक इंस्टीट्यूट का नाम कायम हो, इंस्टीट्यूट ऑफ इस्लामिक लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिसको हाँ रजिस्टर कराया जाए। और कुछ ऐसे वॉलेंटियर तैयार किए जाएं जो जी। मुफ्ती कराम भी हों, हाफिज कुरान भी हों, इंजीनियर्स भी, लैंग्वेज, हाँ अरब, उर्दू और एटलीस्ट इंग्लिश तो है ही। फिर इन्हीं हाँ किताबों को जिस रीजन में आप रहते हैं उसकी, उस लैंग्वेज के अंदर, बिना ये मॉडिफिकेशन के, जो जिस पन्ने के ऊपर है उसी पन्ने के ऊपर, जैसे मैंने जब ट्रांसलेट किया है तो जो इंग्लिश में जिस पेज पे मिलेगा वही उस पे, हिंदी पे मिलेगा वही इस पे मिलेगा। तो इस तरीके से इनको ट्रांसलेट किया जाए। मेरी तरफ से परमिशन ग्रांटेड है कि आप इसको ऐसे ही अपनी कन्नड़ लैंग्वेज में, तेलुगु लैंग्वेज में ट्रांसलेट करें और प्रिंट करके आगे भेजें विदाउट एनी मॉडिफिकेशन ऑफ दी टर्मिनोलॉजी। वो ऐसी की ऐसी आप वहाँ फॉरवर्ड कर सकते हैं। तो इसको फैलाने की कोशिश करें, ठीक है ना। तो जब आगे बढ़ेगा तो वॉलंटियर तैयार हो जाएं। फिर अब जैसे फॉर एग्जांपल, कब तक मैं पढ़ाता रहूंगा इस टॉपिक को और कब तक आप पढ़ते रहेंगे, 2 लोगों से तो काम नहीं होगा। वॉलंटियर हाँ तैयार हो जाए तो क्या वो इसके पढ़ाने के लिए एलिजिबल हैं, क्या उनके पास कोई सनद है इसकी। तो उसके लिए आप इकट्ठा करें मुफ्ती कराम को, काजी के लोगों को, कि भाई हमें चेक कर लीजिए, हमारा टेस्ट ले लीजिए और हमारी इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाइए। और आपके नंबर्स, ईमेल नंबर भी हम अपनी इस बुकलेट में आने वाली में डाल देते हैं ताकि आपसे लोग सलाह लेते रहें। और हमने ये 3 महीने का अगर कोर्स कर लिया है तो हमें इस बात की परमिशन दे दी जाए कि हम इसको प्रीच कर सकें, टीच कर सकें आगे। और उससे पहले आप हमारा टेस्ट ले लीजिए, पूरे सिलेबस का जो पूरा विरासत है। तो इंशाल्लाह इस तरीके से अगर 6 महीने का भी एक कोर्स लॉन्च कर दिया जाए तो इंजीनियर होते हुए आप विरासत के मसाइल को हल कर सकते हैं। क्योंकि जर्नली हम देखते हैं कि सिराजी किताब में हम लिख पढ़ते हैं तो उसमें लिखा हुआ है कि ये टफेस्ट इल्म है। ये हाँ, उलमा से वो बात भी हुई थी तो वो लोग वो यही बोल रहे थे मदरसा की सबसे डिफिकल्ट टॉपिक यही होता है सबसे मदारिस में कि आप देख रहे हैं सबसे आसान है, कहाँ टफ है? देर हाँ, ये तो बहुत इज सिंपल नो मतलब टफनेस ना, है ही नहीं। सिंपलीफाई करके। बहुत हाँ आसान है बात होता। तो अब इसमें दिक्कत ये है कि वी डोंट नो दी मैथमेटिक्स। अच्छा, हम जानते हैं 1400 साल वाला वो शॉर्टकट जो हमारे उलमा इकराम ने शॉर्टकट बना के दे दिए। अब कोई मसला सब 8 से हल होगा, तो अब ये पता है कि मसला नंबर 8 से हल होना है, सब 8 हिस्से होने हैं, 32 से हल होना है। तो वो एक रेक्टिफिकेशन हो गया। अब नए जनरेशन को क्या, वो तो आपके पास कोई सा भी बंदा हो उसको कैलकुलेशन चाहिए। तो हमारे उलमा इकराम ने बड़े संजीदा थे, उन्होंने देखा कि भाई ये इनका जो पार्ट है वीक है, इसलिए एक इनको फार्मूला बना कर दे दो
और उसके अंदर हाँ इम्प्लीमेंट कर दिया जाए, वहां से कैलकुलेट हो जाएगा। अब ये आप हाँ तब तक तो निकाल सकते हो जब बेटा हो बेटी हाँ होता हो, लेकिन एक घर में 4 लोग मर गए हों तो ऐसा हाँ, फार्मूला तो कहीं किताब में ही नहीं लिखा ना, कैसे सही फार्मूले बात है। और वो केसेस वाइज याद रट करना बहुत ही मुश्किल काम है, ये तरीका मालूम होना बेहतर है। मस्ट नो द कैलकुलेशन। जब हम वो वाला पार्ट करेंगे जिसमें 4-5 लोग मर जाते हैं, तो वो तो हम्म आप एक सवाल ही कर पाओगे 1.5 घंटे में हल, उसको हम मुनास्खा बोलते हैं। इसी तरीके से शेयर ऑफ प्रेगनेंसी के अंदर बच्चा पैदा होगा तो लड़का होगा या लड़की होगी, या मरा हुआ बच्चा पैदा होगा, 3 कंडीशन हो गई। अब एक शख्स मर गया, उसकी बीवी हामला है। अब हो सकता है कि हमल डिलीवरी सब 8 महीने के बाद होनी है, घर वाले कह रहे हैं जी तकसीम करो। अब जब तकसीम करो तो फिर तकसीम उसी वक्त करना, तो हम कैसे लेके चलें कि लड़का पैदा होगा कि लड़की पैदा होगी कि मरा हुआ पैदा होगा, तो वी विल कैलकुलेट 3 टाइम्स। अब तीनों हम्म टाइम में से कैलकुलेट करके देखेंगे, एलसीएम अलग अलग आ रहा है तो उसका एलसीएम कंबाइन करने की कोशिश करेंगे, तो हम्म मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आ जाएगा। फिर सबसे कम अमाउंट हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे लोगों को, और जो बाकी जो अमाउंट रह गया उस अमाउंट को हम एक सेफ करके रख देंगे। जब लड़का पैदा हुआ उसके अकॉर्डिंग रेस्ट ऑफ द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लड़की पैदा होगी तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा, और मुर्दा बच्चा पैदा होगा तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। हाँ तो बड़ा ही इंटरेस्टेड सब्जेक्ट है, इसको आप लोग अगर सीख लें तो मेरा तो इसका लाइफ टाइम डेडिकेशन यही है। 50 ईयर में हो चुका अब, बाकी जो भी जिंदगी अब रह गई है, 15 साल 20 साल 30 साल जो भी है अल्लाह करे, वो हम इसके अंदर बच्चों के अंदर छोटे छोटे लेवल की 5 छठे क्लास से दीनियात के अंदर 4 चीजें डाल दें। बंदा मर गया तो अब क्या करना है, बस 4 पेज पे 4 डाल दिए। एक पे बंदा मर गया कफन दफन का शो कर दें, एक में कर्ज का शो कर दें, एक में विल शो कर दें, तीसरे में इनहेरिटेंस अमाउंट। ये 5वीं क्लास का इनहेरिटेंस पूरा हो गया। छठे क्लास में उसको लिस्ट दे दें, भाई अम्मा को कितना मिलेगा, अब्बा को कितना मिलेगा। तो हाँ ये बच्चे को रटवाएं तो काम पूरा हो जाएगा। अगर आप आज ही अपने अपने बच्चों को, जिनके बच्चे हैं, अगर आप रटवाते हैं कि बेटा जब कोई शख्स मर जाता है तो ये 3 काम करने होते हैं, 4 काम, तो इंशाल्लाह कल आपको सुना देगा पोयम की तरह, टिंकल टिंकल लिटिल स्टार की तरह। उसको क्या मतलब है, क्या होता है, उसको तो आपने याद कराना है। तो आप इसको धीरे धीरे याद कराते रहिए, उसको याद, उसको पता रहेगा भाई कितने लोगों मर्दों को मिलता है, कितनी औरतों को मिलता है। तो इंशाल्लाह काम हो जाएगा। इस पे किताबें हाँ लिखी जा सकती हैं किड्स के लिए भी, और आसानियों से हो सकती है। चलिए इंशाल्लाह हाँ अगले हफ्ते मुलाकात होगी, जब तक आप ये प्रैक्टिस कीजिए। किसी को कोई बीच में भी क्वारी हो तो सुबह 9 बजे से रात के 10 बजे तक आप मेरे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज भेज दें इसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, मैं देखता रहता हूँ। जी इंशाल्लाह।